एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर काफी जाम लगा हुआ था, इसलिए ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। जैसे गाड़ी को रोकता है वैसे कुछ औरतें भीख मांग रही थी और उस गाड़ी को देखकर गाड़ी की तरफ आकर भीख मांगने लगती हैं। बोलती हैं, साहब हमें भीख दे दो, हमें भीख दे दो। उस गाड़ी का जो मालिक था, सत्येंद्र जैन, बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और कुछ पैसे निकालकर उन भिखारी औरतों को देने लगता है। अब कुछ समय के बाद जब जाम हट जाता है और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चालू करता है वैसे एक और भिखारी उस गाड़ी के पास आती है और बोलती है, साहब आपने हमें कुछ नहीं दिया। अब यह सुन करके उस गाड़ी के मालिक शीशा नीचे करते हैं और कुछ पैसा निकालकर उस भिखारी को जैसे ही देने की कोशिश करते हैं और जब वह उस भिखारी औरत का चेहरा देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी थी। जैसे ही देखते हैं वैसे कहते हैं, रूबी तुम यहाँ पर ऐसी हालत में कैसे हो गई हो? फिर वो भिखारी कहती है, क्या आप सत्येंद्र जैन हैं? तो व्यक्ति कहता, हाँ मैं सत्येंद्र जैन हूँ। अब दोस्तों उसके बाद जो घटना घटित होती है उसको सुनकर आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों यह सच्ची घटना दिल को छू देने वाली घटना है। अगर अभी सच्ची घटना को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों सच्ची घटना को सुनने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज का एक छिपरा मऊ गांव है, वहीं की घटना है। मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त 2015 की। 14 अगस्त 2015 को एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम सत्येंद्र कुमार जैन होता है। वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से वह दिल्ली किसी काम से जा रहे थे। ड्राइवर को लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर काफी जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जैसे ही गाड़ी रोकता है वैसे ही वहां पर कुछ औरतें भीख मांग रही थी और भीख मांगते उस गाड़ी की तरफ आती हैं। अब वो बोलने लगती है, साहब हमें भीख दे दो, हमें भीख दे दो। उस गाड़ी का जो मालिक सत्येंद्र कुमार जैन होता है वो बहुत ही दयालु किस्म का होता है। वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और कुछ पैसा निकालकर भीख मांगने वाली औरतों को देने लगता है। कुछ समय के बाद जब जाम हट जाता है तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चालू करता है वैसे एक औरत भी दौड़ते हुए आती है और कहती है, साहब आपने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। जैसे ही सत्येंद्र कुमार जैन ये शब्द सुनते हैं वैसे ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और सत्येंद्र कुमार जैन पैसा निकालकर और जैसे उस औरत को देने की कोशिश करते हैं और जब उसका चेहरा देखते हैं तो दोस्तों अचानक से वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोल उठते हैं उस भिखारिन को देखकर, क्या तुम रूबी हो? वह औरत कहती है, क्या आप सत्येंद्र कुमार जैन हैं? दोस्तों दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों जो व्यक्ति था सत्येंद्र कुमार जैन, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी रूबी, जो कई साल पहले उन दोनों के बीच तलाक हो गया था। अब सत्येंद्र कुमार जैन कहते हैं, रूबी तुम इस हालत में भिखारिन कैसे बन गई हो? जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हुआ था तो जुर्माना के तौर पे मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए भी दिया था और तुम आज इस हालत में एक भिखारिन बन गई हो और भीख मांग रही हो। दोस्तों ये शब्द सुन करके रूबी कहती है कि आपके पास समय नहीं है, जब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों जो सत्येंद्र कुमार जैन होते हैं
उनको दया आ जाती है और कहते हैं कि ऐसा है, मेरी गाड़ी में पीछे बैठो और चलो हम बैठ के बात करते हैं। अब ड्राइवर पीछे का जो डिक्की है खोलता है और जैसे उसमें वह औरत बैठती है, वैसे ही वहाँ के जो लोग उसके साथ की भिखारिन थी, वो लोग चिल्लाने लगती हैं, जिसके वजह से बहुत लोग आ जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद यह बड़े घर का आदमी है, इस भिखारिन औरत को अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा है। सब लोग गलत सोचने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ जुड़ जाती है तो वह औरत खुद कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ और हमारे तलाकशुदा पति है। जैसे शब्द सुनते हैं लोग, वैसे ही भीड़ हट जाती है और रूबी बैठकर सत्येंद्र कुमार जैन के साथ फॉर्च्यूनर में जाने लगती है। सत्येंद्र कुमार जैन उस औरत को लेकर एक होटल पे जाते हैं और होटल पर जाने के बाद पहले कुछ अच्छी साड़ियाँ कपड़े खरीदते हैं और देते हैं उस औरत को और कहते हैं कि तुम पहले जाओ होटल में और पहले अपना कपड़ा चेंज कर लो और स्नान कर लो। अब रूबी वह कपड़ा लेकर के जाती है होटल में, नहाती है और कपड़े पहनकर सत्येंद्र कुमार जैन के पास आती है। जैसे सत्येंद्र कुमार जैन देखते हैं उसको तो उनको पुरानी यादें आने लगती है। वो सोचने लगते हैं यह हालात की मारी है, इसकी सुंदरता खूबसूरती वही है। अब वह आती है, बैठती है, पहले उसको नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। फिर कराने के बाद अब उनको बहुत ही जरूरी काम से दिल्ली जाना था। इस वजह से सत्येंद्र कुमार जैन कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, बहुत अर्जेंट काम है और तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो और मैं उधर से जब लौटूंगा तो तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी हाल चाल लूंगा, तुमसे बातें करूंगा। अब दोस्तों एड्रेस तो ले लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद वह रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंचते हैं और अपना काम निपटा करके अगले दिन जब वो दिल्ली से अपने घर के लिए रवाना होते हैं तो उस बताए गए एड्रेस पर उस भिखारी औरत से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उस एड्रेस पर जाते हैं तो रूबी नहीं मिलती है। जब रूबी नहीं मिलती है तो वह फिर से उसी चौराहे पर जाते हैं जिस चौराहे पर रूबी मिली थी भीख मांगते हुए। वहां पर पहुंचते हैं और रूबी को अपनी गाड़ी में बिठाकर फिर रूबी के रूम पर लाते हैं, जो कि रूबी एक बहुत छोटा सा कमरा लेकर उसी में अपनी जीवन गुजारा करती थी, भीख मांगती थी। अब जैसे ही सत्येंद्र कुमार जैन उसके साथ उस रूम में प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक फोटो देखते हैं। एक फोटो फ्रेम में टंगा हुआ था और उस फ्रेम में सत्येंद्र कुमार जैन और रूबी दोनों का फोटो लगा हुआ था। सत्येंद्र कुमार जैन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया था, तो फिर तुम मेरा फोटो अपने साथ क्यों टांगी हुई हो घर में। दोस्तों यह शब्द सुन करके रूबी कहती है कि किस हालात पे आपसे हमारा तलाक हुआ था और मैं कह तलाक आपको दी थी। इसके बारे में जब आप सुनेंगे तब आप जानेंगे सच्चाई क्या है। मैं अपनी मर्जी से तलाक नहीं दी थी। अब दोस्तों सत्येंद्र कुमार जैन बैठते हैं और रूबी अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। दरअसल दोस्तों जो रूबी थी, उस रूबी के एक भाई था और उसका जो जीजा था उसी की उसके घर में चलती थी। रूबी का भाई और रूबी का जीजा जब रूबी की शादी करने के लिए सत्येंद्र कुमार जैन के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही अमीर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा घर है। तो लोग प्रयास करके सत्येंद्र कुमार जैन से शादी कराने की कोशिश करते हैं और शादी हो भी जाती है। रूबी की शादी सत्येंद्र कुमार जैन से हो जाती है। शादी होने के बाद नई नेवली दुल्हन बनकर सत्येंद्र कुमार जैन के घर चली जाती है। बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन सत्येंद्र कुमार जैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसे वाले थे। इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे अपनी पत्नी को।
इसी बात को लेकर एक दिन थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है और नाराज होकर के जो रूबी है अपने मायके चली जाती है। मायके आने के बाद उसके जो जीजा है और रूबी को चढ़ाने लगते हैं कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह रहा है, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति किसी और के चक्कर में है। ऐसा करो, तुम तलाक दे दो और तलाक का केस ठोक दो, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और उस पैसे से हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ करके। अब मेरे दोस्तों, रूबी कुछ समझ नहीं पा रही थी और लोग उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने जीजा के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि उसके घर में उसके जीजा की सब लोग बात मानते थे। उसका भाई भी मानता था, उसकी माँ भी, उसके पिता भी। इस बहकावे में आकर न चाहते हुए अब रूबी अपने पति से तलाक लेने की कोशिश करने लगती है। मेरे दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को कई लोग मिल करके एक ही बात को बार बार कहेंगे, तरह तरह की कमियां निकाल कर जब उस आदमी को प्रेशर डालते हैं तो उसका दिमाग भी उसी की तरफ घूम जाता है। ऐसा ही रूबी के साथ हुआ। रूबी तलाक का केस ठोकती है, कोर्ट में जाते हैं, दोनों के बीच तलाक होता है और जुर्माना के तौर पे 20 लाख रुपए भी सत्येंद्र कुमार जैन देते हैं। दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब दोस्तों, तलाक होने के बाद सत्येंद्र कुमार जैन अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं और इधर रूबी की हालत कैसे एक रोड पर एक गरीब हो जाती है, एक भिखारी बन जाती है। दोस्तों, सत्येंद्र कुमार जैन कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे एक भिखारी बन गई? मैंने तो तुम्हें 20 लाख रुपए दिया था, उस 20 लाख रुपए से तुम कुछ भी कर सकती थी, लेकिन कैसे एक भिखारी बनकर रोड पे भीख मांगने लगी? अब दोस्तों, रूबी कहती है जब आपका पैसा मेरे पास आ गया तो मेरा भाई, मेरे जीजा, सब लोग उस पैसे से लेकर अपनी जरूरतों को यूज करने लगे और उसी पैसे से मेरे भाई की शादी भी हो जाती है। अब उसमें से करीब 6-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। खर्च होने के बाद मेरे जीजा कहते हैं ऐसा करो कि एक जमीन खरीद कर उस पर एक रूम, चाहे 2 रूम बनवा दिया जाए, एक फ्लैट बनवा दिया जाए अच्छे से, ताकि उसके लालच को देखकर कोई भी व्यक्ति तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, रूबी पैसा दे देती है अपने जीजा को, जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाया जाता है और कुछ पैसा वो यूज कर लेता है। इस तरह से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर उसके भाई की शादी हो जाती है। भाई की शादी होने के बाद जब उसकी भाई की पत्नी आती है तो वह रूबी से बहुत ही अलग तरह के व्यवहार करने लगती है और उसका साथ उसका भाई भी देने लगता है। अब भाई और भाई की पत्नी दोनों मिलकर रूबी को बहुत ही सताने लगते हैं और एक दिन घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद रूबी पहुंच जाती है अपने जीजा के घर, लेकिन कुछ दिनों तक जीजा के घर पर रहती है और उसकी दीदी और जीजा भी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलते हैं तुम अपनी पति की नहीं हुई तो हम लोगों को क्या होगी तुम। वो भी लोग निकाल देते हैं। बेचारी रोती हुई घर से भाग जाती है और रोड पर इधर उधर घूम रही थी। तभी वह देखती है कि कुछ औरतें भीख मांग रही थी। उन औरतों के संपर्क में जाती है और वह भीख मांगने लगती है। अब दोस्तों, जब पूरी कहानी को सुनता है सत्येंद्र कुमार जैन तो उसके आंख से आंसू भी टपकने लगते हैं। इतना कुछ बातचीत होता है तो सत्येंद्र कुमार जैन कहता है ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो हम तुम्हें अपने पास नहीं रह सकते, क्योंकि कानूनी कार्रवाई से जो कि हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। रूबी कहती है अगर दिल का मिलाप सही है तो क्यों नहीं हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। सत्येंद्र कुमार जैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहीं पे रहो, जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा, पैसा सब कुछ मैं देता रहूंगा और तुमसे कभी कभी मिलता रहूंगा। जब बात होती है तभी दोस्तों
जो रूबी है कहती है माँ का हाल चाल क्या है, अपनी सासू माँ की हाल चाल पूछती है। तो सत्येंद्र कुमार जैन कहता है कि माँ तो तुम्हें बहुत ही याद करती थी, बार बार कहती थी कि बहू कब घर पर आएगी, कब बहू को लेकर घर पर आओगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी बताया नहीं कि हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया है। रूबी कहती है प्लीज एक कॉल बात करा दीजिए मेरी सासू माँ से। सत्येंद्र कुमार जैन फोन करता है अपनी माँ को और माँ से कहता है माँ, रूबी मिली हुई है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहती है। अब दोस्तों उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा जल्दी बात कराओ। रूबी बात करती है, दोनों हाल चाल आपस में लेते हैं। रूबी अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसका दिनचर्या कैसे कट रहा है, कैसे रोड पर भीख मांग रही है, पूरी कहानी बताती है। दोस्तों उसकी सासू माँ अपने बेटे से कहती है बेटा रूबी को जल्द से जल्द साथ में लेकर अपने घर आ जाओ। अब दोस्तों जो सत्येंद्र कुमार जैन है वो अपनी माँ की बात को नहीं टालता था, बहुत ही अपनी माँ को मानता था। इस वजह से वो रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर पर लेकर जाता है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही उसकी माँ थाली में फूल लेकर और एक दीप लेकर दोनों की आरती उतारती है, फिर अंदर आने देती है। अब दोस्तों ये सब देख करके जो सत्येंद्र कुमार जैन वो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि मैं कैसे रूबी के साथ रहूंगा। अब सत्येंद्र कुमार जैन बोल उठते हैं अपनी माँ से, माँ हमारे इसके बीच तलाक हो गया है और हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, समाज क्या कहेगा। उसकी माँ कहती है बेटा सुबह का भटका अगर शाम को अपने घर पर आ जाता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों जैसे माँ ये सब सुनती है वैसे ही सत्येंद्र कुमार जैन और रूबी दोनों अपनी माँ के पैर पर गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों दोनों गले मिल करके अब एक साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत हंसी पूर्वक उस परिवार में सत्येंद्र कुमार जैन और रूबी और उसके माँ तीनों लोग रहने लगते हैं। दोस्तों यह रही कहानी। आजकल शादी होने के बाद छोटी छोटी बातों में आकर लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, लेकिन उसकी अहमियत तब मालूम चलता है जब लोग बीते हुए पल को याद करते हैं। इस वजह से तलाक देने से पहले 1000 बार सोच लीजिए तब जाकर तलाक दीजिए। आजकल शादियां टूटने का सबसे बड़ा रीजन आ जाता है उस लड़की के घर वाले, उस लड़की की माँ बहन बाप, क्योंकि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं लड़की के माँ बाप भी अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जब सपोर्ट करने लगते हैं तब भी परिवार में विखंडन आ जाता है, परिवार में भूचाल आ जाता है और लड़कियां समझ नहीं पाती हैं, अपनी माँ अपनी बहन अपने जीजा के बहकावे में आकर रिश्ते को तोड़ देती हैं। दोस्तों इसलिए शादी विवाह 7 जन्मों का बंधन है और शादी होने के बाद बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी से अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिला तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।